और अब सिटी हलचल के इस खास विशेष कार्यक्रम के लास्ट स्टेप पर है और हम आपको बता दें कि 2023 की जो ये घटनाएं हमने आपको दिखाई हैं, ये सब 2024 में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, एजुकेशनल फील्ड के लिए और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जिससे इन घटनाओं से सबक लिया जाए और 2024 की चुनौतियों से लड़ा जाए, क्योंकि 2024 चुनौतियों के साथ साथ चुनाव का भी वर्ष है और 2024 में जब चुनावी सभाओं का आगाज होगा तो इस बार भी पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं का आगाज मेरठ से ही करें। तो 2023 की राजनीतिक घटनाओं के बारे में मेरठ के नजरिए से तो मेरठ का नजरिया तो बीजेपी के दबदबे पर आकर रुक जाता है। मेयर के चुनाव का परिणाम लेकर सत्ता पक्ष 2024 में उत्साहित नजर आएगा। मैंने जितने भी आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी, सभी ने मेयर हरिकांत अहलूवालिया की जीत के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। डबल बनाया है मैंने। सभी लोग निराश थे, लेकिन फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना, भाषण देना और सीन बदल जाना और विपक्ष का बैक फुट पर आ जाना। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कई बार मेरठ के दौरे पर आ चुके हैं। अवनीश काजला और जाहिद अंसारी संगठनात्मक कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर दो और नेता हैं जो इस समय नजर आते हैं, एक रंजन शर्मा और एक डॉक्टर प्रदीप अरोड़ा। दोनों के पोस्टर और वॉल पेंटिंग बता रहे हैं कि कांग्रेस में सिर्फ इसी तरीके की होड़ है। सपा, बसपा और भाजपा में 2024 की तैयारी के लिए नए महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों का चयन भी 2023 की सुर्खियों में शामिल है। राजनीतिक सरगर्मियों में कुछ खबर और राजनीतिक हलकों में वो खबर जो सुर्खी बना गई, उन सब के बारे में मेरे सहयोगी प्रत्युष और शिवानी आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद केके। और चलिए अब हम आपको राजनीति हलचल बताते हैं। मेरठ में 1995 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब यहां का मेयर उस पार्टी का प्रत्याशी निर्वाचित हुआ है जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के महापौर प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया की, जिन्होंने एआईएमआईएम के अनस को 1,07,406 वोटों से हराकर शानदार जीत हासिल की और दूसरी बार चुनाव जीतकर हरिकांत अहलूवालिया ने इतिहास रच दिया। हरिकांत अहलूवालिया मेरठ के दोबारा मेयर बन गए। इससे पहले वो 2012 से 2017 तक भी मेरठ के महापौर रह चुके हैं। बिल्कुल, और जो ये चुनावी नतीजे आए थे उसमें एआईएमआईएम के जो अनस हैं उन्होंने जीतकर सबको चौंका दिया। सबको यही लग रहा था कि सपा से सीमा प्रधान दूसरे नंबर पर आएंगी, लेकिन अनस चौधरी ने जिस तरीके से पहली बार वो चुनाव लड़े और पहली बारी में 1 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने ग्रैब किए, उसमें चौंकाने वाली बात थी। भाजपा भी चौंक गई और सपा भी चौंक गई। विविध भारती पर एक गाना चलता था, चली चली रे पतंग, उड़ी उड़ी रे पतंग, और इस पतंग ने बड़े बड़े कोई रंग उड़ा दिए और इस पतंग की डोर हाथ में थी अनस भाई के। आज हमारे साथ है अनस। चुनाव में कहीं चर्चा नहीं और फिर चर्चा हुई तो इस कदर चर्चा हुई कि सिर्फ चर्चा ही चर्चा है। देखिए, चुनाव ने ये साबित करके दिखाया हमारी पार्टी ने इस चुनाव में कि हमारी पार्टी कैडराइज पार्टी है और हमारी पार्टी का एक एक वर्कर मिशन और कैडर से जुड़ा हुआ है। इतना साइलेंट रह करके हमने चुनाव लड़ा, इसलिए कि हमें कामयाबी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम साइलेंट लड़ करके भी, जमीन पर रह करके भी हमने अपने वोटर्स को, आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया। हमने हैदराबाद मॉडल उनके सामने रखा, हमने डेवलपमेंट की बात की, हेल्थ सेक्टर पे बात की, एजुकेशन सेक्टर पे बात की। आवाम ने हमसे मुतमईन हुई, हम पे यकीन जता करके अपने वोट का इस्तेमाल हमारे हक में किया। जब इतनी सारी अच्छी बातें आप कर रहे हैं तो फिर साइलेंट क्यों? अब साहब, आपका भी मौका नहीं दिए। हमें तो मालूम ही नहीं था कोई अनस है जो पतंग लेकर आ रहे हैं, जो सपा की साइकिल को पंचर कर देंगे। हमें तो मालूम ही नहीं था और जैसे ही मालूम चला है तो आप हमारे साथ हैं। देखिए साहब, ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी तो
तमाम वोटर्स को, दलितों को, मुसलमानों को अपनी जागीर समझती है और डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करती है और फेंक देती है। हमने वोटर्स के दरमियान में जाकर कहा कि हम 75 सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें सिर्फ डरा डरा कर वोट लिया गया कि बीजेपी को हराना है। हम बीजेपी को हराने के नाम पर खुद हार करके बैठ गए हैं साहब, खुद हार कर बैठे। इस चुनाव में मुसलमानों ने, दलितों ने जिस तरीके से फैसला लिया, हमारे हक में वोट का इस्तेमाल कर कर ये साबित कर दिया कि अब दलित और मुसलमान अपनी सियासी जमीन को तैयार करेगा। अब वो सपा और बसपा के चक्कर में नहीं रहेगा। उन्होंने हमें चला रिजर्वेशन के नाम ये पर। तो पॉलिटिकल तहरीर हो गई। मेरा क्वेश्चन फिर खड़ा है, साइलेंट क्यों? इतने अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, मुस्लिम्स को मुख्य धारा में लाने का मुद्दा है, आप सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि आपका मिसयूज ना हो, ये इतना अच्छा मुद्दा है, फिर साइलेंट क्यों? साहब हम तो चाहते थे कि देश का चौथा स्तंभ हमको दिखाए, हमारी पॉलिसियों को, हमारी नीतियों को दिखाए। आप लोग हमारे पास नहीं आए, क्यों नहीं आए आप? हम तो अभी भी आपके पास हैं, अगर नहीं आना होता तो हम आपके पास आते ही नहीं। लेकिन चुनाव की परिचर्चा, चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। चुनाव में तो खूब जोर शोर मचता है, गाड़ियां निकलती हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं, डम डमाडम बजते हैं। आपने बिल्कुल साइलेंट चुनाव लड़ा, ये ओवैसी साहब ने बताया या कोई ऐसी रणनीति थी? देखिए साहब, जाहिर सी बात है, रणनीतियां, पॉलिसियां तो होती ही हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे सदर से जो हमें सियासी तजुर्बा मिला है, हमें वक्त कम मिला। 14 दिन का चुनाव था, तकरीबन 14, 13, 15 दिन का। हमने 7 दिन, पूरा 1 हफ्ता जमीन पर रह के आवाम के बीच में वक्त गुजारा, लोगों को मुतमईन किया। 8वें दिन से हमारा चुनाव ग्रो करना शुरू हो गया। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में चुनाव को हम ग्लैमर में ले आएंगे तो लास्ट में आकर के चुनाव में डर रहता है कि चुनाव आकर के डाउन हो जाता है। वो भी पार्टी अगर हो AIMIM। जी देखिए साहब, ऐसा है ना, लोगों ने हम पे यकीन जताया इसलिए चूंकि हम 9 साल से अवाम के दरमियान में हैं। हम जानते हैं कि बारीकी से अवाम के मसाइल क्या क्या हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर आने वाले लीडर, पैराशूट से उतारे गए लीडरों को मालूम ही नहीं है। अब हमारे पास तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं है ना, हम तो जमीन पर रह करके इलेक्शन लड़ते, तो हमें मालूम है जमीनी हकीकत क्या है और जमीन को किन किन साधनों की, किन किन चीजों की जरूरत है। अवाम जानती है कि इन्होंने हमारे बीच में वक्त गुजारा है, ये हमारे मसाइल को हल करने में कामयाब होंगे। अवाम ने हमको यकीन जताया, हमारे हक में वोट किया। जी, पहले अंसारियों की, गद्दियों की, जुलाहों की, इन सबकी लड़ाई होती रहती थी, लेकिन इस बार मैंने वोट देखा कि वोट कंसोलिडेटेड पड़ा है। ये वोट रफीक भाई और शाहिद भाई के लिए कुछ अलार्म है, अल्टीमेटम है? देखिए ऐसा है ना कि अंसारी, गद्दी, कुरैशी, धोबी, नाई, ये तमाम चीजों के लकब देने वाली भी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने जात और बिरादरियों में बांट के रख दिया साहब, हिंदू मुस्लिम में बांट के रख दिया गया। लेकिन इस चुनाव में अवाम ने इक्वालिटी पे वोट किया, एजुकेशन सेक्टर पे वोट किया, डेवलपमेंट के नाम पे वोट किया, हिस्सेदारी के नाम पे वोट किया। अंतिम 2 सवाल। अब जब 2024 में आम चुनाव होने, जनरल इलेक्शन होने, तो दावेदारी ठोकी जाएगी मजबूती के साथ? देखिए साहब, पूरे देश में? देखिए साहब, मैं पार्टी का मिशन और कैडर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरी पार्टी जो मुझे आदेश करेगी वो मेरे सर माथे होता है। लेकिन ये हकीकत है कि हमारी पार्टी हर इलेक्शन को मेरठ में कंटेस्ट करेगी, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, और चाहे वो तमाम नगर निकाय चुनाव हो, चाहे हार मिले चाहे जीत। अरे सर, हारने वाला ही तो जीतता है ना। जी, मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो जनरली आपसे पूछा जाता है कि बीजेपी की आप पार्ट 2 हैं, बीजेपी की पार्टी नंबर 2 है। मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है, हिंदू क्यों आपसे जुड़े? अरे साहब, शायद ये बड़ा सवाल है, क्योंकि संविधान की बात जितनी भी ओवैसी साहब को सुनता हूं, उनकी तकरीर में जान होती है। तो बड़ा सवाल कि हिंदू आपसे क्यों जुड़े, इस पार्टी से क्यों जुड़े? इस पार्टी से क्यों जुड़े, शायद आपको जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी ने हैदराबाद में सबसे पहला मेयर एक दलित को बनाया था साहब, सबसे पहला मेयर एक दलित को बनाया था। और वो मेरा ही फकत एक लीडर है जो गांधी और नेहरू से बड़ा लीडर किसी को मानता है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानता है। जिस तरह से बीजेपी मुल्क के आईन को, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम आर्टिकल्स को जो इक्वालिटी की बात करते हैं,
उन आर्टिकल्स को खत्म करने की साजिश करती है। मेरा लीडर उन आर्टिकल्स की ओवैसी भाई के डायलॉग यही है, वही डायलॉग है। मेरा क्वेश्चन वही है, मैं अनस से पूछ रहा हूँ, 30 साल अभी छुए नहीं है, उम्र बहुत बड़ी है, हिंदू आपकी पार्टी से क्यों जुड़े? नहीं साहब, 30 साल से मैं ज्यादा का हूँ। जी चलिए, क्योंकि चुनाव आयोग की माशाल्लाह लगते नहीं है आप। चुनाव आयोग की गाइडलाइन भी है कि 30 साल का कम से कम मेयर कंटेस्ट करेगा। जी। तो मेरी उम्र मैं बता दूं 37 साल है। जी। दूसरी चीज यह है कि मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है अनस भाई, क्योंकि ये हिंदुस्तान सबकी मिल्कियत है, किसी के बाप का ही नहीं है। तो हम ओबीसी की पार्टी के साथ हिंदू क्यों जुड़े? क्यों ना जुड़े? हाँ ये बताइए, आप क्यों जुड़े? क्यों ना जुड़े, ये मेरा सवाल है आपसे। क्यों ना जुड़े? जब हिंदुस्तान साइलेंट चुनाव लड़ते हो, तमाम एक पर्टिकुलर कौम की नुमाइंदगी करते हो, ये सब लोगों में बात है। मैं इसलिए आपको मौका दे रहा हूं, आप बताएं अपनी नीति कि कैसे आप सर्व समाज के लिए साहब कौम की नुमाइंदगी की बात यह है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगानाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि हिंदुस्तान में दलित से ज्यादा बदतर नेताओं से मैं हाथ जरूर मिलाता हूं जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। आपने बड़े मासूमियत के साथ बच के निकल गए, क्यों जुड़े? लेकिन ये चर्चा हमको बड़ी अच्छी लगी। जब नए लोग राजनीति में उतरते हैं, नई आइडियोलॉजी के साथ उतरते हैं, वो अलग बात है। ये आइडियोलॉजी अपनी जड़ जमाने में टाइम लेगी, लेकिन मेरठ में जिस तरीके से AIMIM के कैंडिडेट अनस ने बताया है कि जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं वो मुसलमानों की पहली जरूरत है। अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल। यूं तो वैसे ये खबर अस्पताल के खिलाफ है, लेकिन हमारा और सभी का मानना है कि ये एक राजनीतिक खबर है। प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ मेरठ की सरना विधानसभा से सपा विधायक अतुल प्रधान ने मोर्चा खोल दिया था। न्यूटिम अस्पताल से शुरू हुई जंग अतुल प्रधान के आमरण अनशन तक पहुंच गई। मामला जरूर न्यूटिम अस्पताल से शुरू हुआ था, लेकिन विधायक अतुल प्रधान सभी प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए थे। खूब तर्क वितर्क हुए। करीब 8 से 9 दिन उनका आमरण अनशन चला। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई अन्य नेताओं, कई अन्य राजनीतिक दलों, वकीलों और आम लोगों का विधायक अतुल प्रधान को समर्थन जरूर मिला। लेकिन अंत में अतुल प्रधान को अपना धरना समाप्त करना पड़ा और दूसरी तरफ न्यूटिमा अस्पताल और IMA ने इस आंदोलन में खुद को जीत का दर्जा दे दिया। देखिए, लोकतंत्र में हम लोग विपक्ष में हैं। मुख्य विपक्षी दल का मैं सदस्य विधायक हूँ और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित आप तमाम दलों के साथी, किसान संगठनों के साथी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। मैं सर्वप्रथम मेरठ और आसपास की जनता का, सदने के अपने सभी आवाम का और पूरे के पूरे मेरठ का, चाहे हस्तापुर के हों, किशोर सबके हों, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं जो आज विपक्ष में भी जो उन्होंने मुझे ताकत देने का काम किया। और ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जिसको लेकर हमने सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से सदन तक आवाज उठाई है। मैं इसको लगातार उठाऊंगा। ये कार्यक्रम टीम वर्क का एक बेहतरीन नमूना है। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब भी हम इसी पोज में थे, और अब जब हम कार्यक्रम को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए छोड़ देने वाले हैं तब भी टीम साथ है। इसलिए अकेले चलोगे तो मंजिल मुश्किल से मिलेगी। और 2024 में हम इसी संकल्प के साथ, इसी वादे के साथ और इसी आह्वान के साथ इस कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं कि टीम वर्क बना रहेगा, टीम वर्क के जरिए सफलता मिलती रहेगी और टीम वर्क से ही विकास को गति मिलेगी। तो 2024 के लिए सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी की पूरी टीम आपको मुबारकबाद दे रही है। हैप्पी न्यू ईयर 2024।